तो दोस्तों कैसे हो आप सब। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अगला अपना संप्रदाय मनोविश्लेषणवाद, साइको एनालिसिस। और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ये लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी ना, तो आगे आपको दिक्कत नहीं आने वाली है। तो हम थोड़ा सा ध्यानपूर्वक समझेंगे इन चीज़ों को। तो इसमें बस समझने वाली ज़्यादा चीज़ें हैं, गौर करना चीज़ों के ऊपर ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। देखो समझने का ही पूरा खेल है, बाकी लिखा हुआ तो आपको बहुत सारी किताबें मार्केट में मिल जाएंगी, ठीक है ना। चलो तो देखो मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे हैं मनोविश्लेषणवाद की। देखो इसका जो मेन आदमी है ना मनोविश्लेषणवाद, तो फ्राइड को याद रखिएगा आप लोग। किसको याद रखेंगे भैया? फ्राइड को याद रखेंगे। मेन आदमी फ्राइड है यहाँ पे, यानी कि मन का विश्लेषणवाद करने वाला कौन सा आदमी है? फ्राइड है। फ्राइड ने है ना 1912, स्टार्टिंग तो 1900 के आसपास में हुई, लेकिन मूल रूप से 1912 अगर आपको प्रारंभ पूछा जाए मनोविश्लेषणवाद का तो 1912 करना है। तो इसके आसपास में ये जो फ्राइड थे, ये ऑस्ट्रिया के थे मनोवैज्ञानिक। इनके नेतृत्व के अंदर मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी जो संप्रदाय है ना, इसकी होती है स्टार्टिंग शुरुआत। इन्होंने किस चीज के ऊपर जोर दिया? फ्राइड ने मनुष्य की जो आपराधिक प्रवृत्तियां होती है ना, आपराधिक जो प्रवृत्तियां होती हैं, इसके अलावा जो मानसिक विकृतियां होती हैं, अनैतिक जो काम वासनाएं होती हैं, अनैतिक काम वासनाएं होती हैं, इन सब का कारण जो है ना, फ्राइड ने किसको माना? अचेतन मन को। अचेतन मन को, ठीक है ना। और फ्राइड ने अचेतन मन के अध्ययन के ऊपर जोर दिया। तो अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है कि अचेतन मन ही क्यों, चेतन मन के अध्ययन के ऊपर जोर क्यों नहीं दिया फ्राइड ने, है ना। ये एक बड़ी बात है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि अनैतिक काम वासनाओं का स्रोत क्या है फ्राइड के अनुसार, तो अचेतन मन है। मानसिक विकृतियों का स्रोत क्या है, आपको बताना है अचेतन मन। आपराधिक प्रवृत्तियों का वो क्या है, तो आपको बताना है अचेतन मन, ठीक है ना। तो ये सारी जो चीजें हैं ये अचेतन मन के अंदर ही होती हैं। अब आप साइकोलॉजी के असली कलर को समझ जाएंगे। अब प्रश्न ये है, मैंने बोला कि चेतन पर क्यों नहीं ध्यान दिया, अचेतन पर ही क्यों ध्यान दिया फ्राइड ने? ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। आप सपोज करिए मैं हूं एक हत्यारा, मैं हूं एक हत्यारा। आपको एक सोचना है। आज मैं आपको बताऊंगा कि झूठ बोलने का जो जैसे कोई झूठ बोलने वाली जो मशीन होती है झूठ को पकड़ने वाली, तो वो लाइव डिटेक्टर होती है। ऐसे करके है ना, ऐसे चलती है वो। अगर आपने कई मूवी वगैरह में देखा हो, अगर इंसान सच बोलता है ना तो ये लाइनें कम से कम फ्लक्चुएट करती हैं, ठीक है। और ज्यादा झूठ बोलता है या झूठ बोलता है तो लाइनें जो है ना वो फ्लक्चुएट करती हैं, ज्यादा फ्लक्चुएट करती हैं। तो आप समझ लीजिए मैं एक हत्यारा हूं और आप एक पुलिस वाले हो, और आप मुझे बड़े प्यार से पूछ रहे हो, भाई बताइए आपने मर्डर किया है? मैं यार होश में रहूंगा, मैं यार होश में रहूंगा, मैं यार चेतन में रहूंगा। तो बताओ मैं ऐसे ही मर्डर का जो ये इंजाम है वो अपने आप पे ले लूंगा क्या? मुझे पता है अगर मैंने ये स्वीकार कर लिया तो मेरे को ये जो सूतेंगे ना ये लोग, वो फिर अलग ही बात होगी, अलग ही लेवल की बात होगी, अलग ही चमड़ी उधेड़ी जाएगी। तो मैं कहूंगा कि नहीं 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 नहीं, मैंने तो कोई हत्या वत्या नहीं की, मैं तो बहुत ही भोला बड़ा आदमी हूँ। फिर वो पूछेंगे भाई मर्डर के टाइम तुम कहाँ थे? तो मैं बोलूंगा मैं तो मेरे ससुराल था, मैं मेरे दोस्तों के साथ में था, मैं मेरी बुआ जी के गया हुआ था। मतलब कुछ भी बोल देंगे अपन, ऐसी कोई बात नहीं है ना। पिकनिक पे गया हुआ था। देखो अब आप समझिए क्यों ये लाइनें फ्लक्चुएट होने लग जाती हैं। देखो ये बात हम सब जानते हैं, अगर हमें झूठ बोलना है ना तो एक झूठी मूठी कहानी हमें बनानी पड़ेगी, है ना भाई। झूठ बोलने के लिए कहानी तो बनानी पड़ती है ना। तो ये मशीन क्या है ना, बोलते टाइम में इंसान की जो फ्रीक्वेंसी है ना उसको पकड़ लेती है। मतलब कि उसके टाइम पीरियड को पहचान करके अगर वो धीरे बोल रहा है तो ये लाइनें ज़्यादा तेज गति से और ऊंची ऊंची फ्लक्चुएट होंगी। अगर वो जल्दी जल्दी बोल रहा है इसका मतलब उसको कोई कहानी की जरूरत नहीं है, और जो भी बात है वो पूछ रहे हैं और वो बताते जा रहा है, ठीक है। तो ये लाइनें कम फ्लक्चुएट होंगी। तो इस चीज से एक आइडिया लग जाता है कि ये मशीन काम कैसे कर रही है, समझ गए। तो जैसे ही उसके रिजल्ट सामने आते हैं तो लोग समझ जाते हैं पुलिस वाले कि क्या क्या कर रहा है ये आदमी, झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है, समझ गए। तो कहानी आपको बढ़नी पड़ेगी, और कहानी बढ़ोगे तो कहानी बनाने में आपको उसी टाइम में थोड़ा सा टाइम तो जरूर लगेगा। कहीं कोई गलती ना हो जाए, डर लगेगा कहीं कोई बात दोबारा से उल्टी पुल्टी ना बोल दी जाए हमारे द्वारा। तो कहानी गढ़ने में आपको टाइम ज्यादा लगेगा। सच बोलोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा ही नहीं, ठीक है। पर झूठ बोलेगे तो आपको झूठी मूठी कहानी गढ़ने के लिए थोड़ा सा टाइम जरूर लगेगा। तो झूठी मूठी कहानी टाइम लेने से फ्लक्चुएट ज्यादा हो जाएंगी लाइनें, ठीक है। पर आप गेस करिए आप झूठ कब बोलोगे? जब आप रहोगे चेतन में, जब आप रहोगे ना तब झूठ बोलोगे। लेकिन दोस्तों गैस करिए अगर आप चेतन में रहो ही ना,
समझो चेतन में रहो ही ना, अचेतन में हो। जैसे समझो कुछ दवाइयाँ दी जाती हैं, जैसे हिप्नोसिस, जैसे ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं अचेतन में ले जाने के लिए, है ना। तो एक बार आप अचेतन में चले गए ना, तो अचेतन में चले जाओगे तो आप झूठ बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको झूठ कुछ याद ही नहीं आएगा उस वक्त, तो आपको उस टाइम में सच याद आएगा। समझ गए। तो इन्होंने कहा कि आप चेतन में हत्या कपुलवा नहीं सकते हो, और आदमी अचेतन में है तो झूठ कौन बोलेगा, वो केवल सच ही बोलेगा उस टाइम में। तो इन्होंने कहा कि मनुष्य की जो गंदगी है, अपराध है, हत्या है, बलात्कार है, इन सब का कारण चेतन नहीं होता है, अचेतन मन में छुपा हुआ होता है। अगर हम किसी तरह से व्यक्ति को उसके अचेतन मन में उतार दें तो हर राज को उगलवाया जा सकता है दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे कि मनोविज्ञान का वह संप्रदाय, बहुत डीप है ये लेक्चर, वैसे थोड़ा सा बेसिक से लेकर चलेंगे अपन इसको, यानी कि मनोविज्ञान का वह संप्रदाय जो चेतन की जगह अचेतन के ऊपर फोकस करता है, बल देता है, उस संप्रदाय को हम क्या कहते हैं, मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय बोलते हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज को। अचेतन में सारी गंदगी का कारण छुपा है, चेतन में नहीं है, तो चेतन से अचेतन का पता नहीं लगाया जा सकता। अचेतन के ऊपर फोकस किया फ्रायड ने, ठीक है भाई, अचेतन को बाहर निकालो, अचेतन में डालो इंसान को, सारे राज खुलेंगे, ठीक है। तो फ्रायड ने अचेतन मन के अध्ययन के ऊपर जोर दिया था। एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपको गलत नहीं करना है किसी भी हालत के अंदर। तो अब ये भी पता चलेगा आपको कि हमारा आपका जो अचेतन मन है ना, वो कहाँ है, इसके बारे में भी हम जानेंगे अभी। अब देखो, मैं आपको एक परिभाषा के ऊपर लेकर के चल रहा हूँ, किसकी, फ्रायड की परिभाषा है अचेतन मन को लेकर के। इन्होंने पूरी दुनिया को लपेट दिया, पूरी दुनिया को उल्टा साबित कर दिया। क्या कहा इन्होंने, फ्रायड ने मानव जो मस्तिष्क है ना, उसकी तुलना एक विशाल पानी में तैरते हुए एक हिमखंड जो होता है, लाइक बोले आइसबर्ग, ठीक है, उससे कर दी, जिसका पानी के बाहर तैरता हुआ 10% भाग ही है। जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो केवल 10% भाग है, जबकि डूबा हुआ भाग 90% है। देखिए, चेतन मन के जो प्रकार बताए फ्रायड ने, वो भी आपके सामने, ये एनसीईआरटी के अंदर ये प्रकार हैं तीनों, चेतन मन, अचेतन मन और आपका अर्धचेतन अवचेतन मन, ठीक है ना। तो चेतन मन 100 में से 10% है और अचेतन मन आपका 9% यानी कि 90% है 100 में से। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो उन्होंने पूरी दुनिया को लपेट दिया और कहा ये वाली बात, हम आपसे बोल रहे हैं, समझो मैं जाग रहा हूं, मैं होश में हूं भाई, सब पता है मेरे को भाई, सब पता है। तो उसने कहा, सुन गधे, जिसे तुम होश कहते हो, चेतन कहते हो, वो केवल सिर्फ 10% है, और जो पानी के अंदर जो राक्षस डूबा हुआ है ना, जो रावण डूबा हुआ है, वो 90% है भैया। तो आइसबर्ग क्या होता है, ग्लेशियर से जो बर्फ का टुकड़ा समंदर के अंदर, महासागर के अंदर चला जाता है ना, उसे हम आइसबर्ग कहते हैं, ठीक है। तो बर्फ का एक नियम है, आप कभी भी देख लेना, ग्लास में बर्फ डालोगे ना, तो उसका 10% जो पार्ट है ना, वो पानी से ऊपर ही आपको दिखाई देगा, बाकी 90% डूबा हुआ आपको दिखाई देने वाला है। ये आप प्रयोग करके देख लेना। तो ये उदाहरण उसने कैसे दिया, इसके बारे में एक कहानी बताता हूं मैं आपको। 1912 के अंदर टाइटेनियम जो जहाज डूबा था ना, इंग्लैंड का टाइटेनियम जहाज था, जो रियल टाइटेनिक, ठीक है, टाइटेनिक जहाज, तो ये 1912 में डूब गया था पानी में। तो उसके साथ में यही हुआ था। साइंस इतना आगे नहीं था उस टाइम में, तो उसके कैप्टन को क्या लगा होगा कि चला रहे थे जो कैप्टन, जितना दिख रहा है ना उतना ही है, ठीक है। तो इसका 90% उसको थोड़ी पता था कि ये पानी में डूबा हुआ है, ठीक है, पर वो डूब गया। तो जो नहीं दिख रहा था ना, वो आपका अचेतन था। तो ये एक आइडिया उनको वहां से भी मिला था, टाइटेनिक जहाज से भी, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आज तक आप क्या सोच रहे होंगे, जैसे हमारे निर्णयों के ऊपर ज्यादा प्रभाव किसका होता है, चेतन मन का, है ना। लेकिन अब आज आपको पता लग गया कि चेतन मन तो केवल 10% है। तो फ्रायड की आपको बात याद रखनी है कि जो पर्दे के पीछे छिपा हुआ है अचेतन मन जो है, उसका प्रभाव ज्यादा है, 10% का प्रभाव जो चेतन है उसका प्रभाव कम है। तो फ्रायड का ऐसा मानना है। चलो अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे अपने को कुछ चीजें जो अपने सामने लिखी हुई है ना, उनको अपन देख लेते हैं एक बारी, ठीक है। तो देखो, इसका प्रारंभ कब हुआ, 1912 के अंदर, ठीक है। इस प्रकार अगर अपन देखें तो इसका मुख्य प्रकरण क्या होगा, अचेतन अवस्था, अचेतन अवस्था, है ना। तो मनोविश्लेषणवाद आते ही आपको क्या करना है, अचेतन मन के अचेतन में चले जाना है। विधि का कौन सी का प्रयोग हुआ, परीक्षा निरीक्षण विधि, आपको ये याद रखनी है। सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है। मुख्य प्रवर्तक की बात करें तो सिगमंड फ्रायड है और एडगर डेल, और इसके अलावा इसका समर्थक कौन है, कार्ल युंग भी है, ठीक है, एल्फ्रेड एडलर और आपका कार्ल युंग, ठीक। इसके अलावा इसका जनक अगर आपको पूछ ले मनोविश्लेषणवाद का, तो जनक तो सिगमंड फ्रायड है ही। इसके अलावा अगला देखिए, मनोविश्लेषणवाद का प्रारंभ जो है ना 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में हुआ था। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है अपना, मनोचिकित्सा से संबंधित होने के कारण, भाई ये मन की चिकित्सा, यानी कि अचेतन मन का अध्ययन करता है ना, मन का ही अध्ययन कर रहा है, तो मनोचिकित्सा से संबंधित होने के कारण मनोविश्लेषणवाद ने शिक्षा के क्षेत्र में कोई भी विशेष योगदान नहीं दिया था, ठीक है, क्योंकि मन के अध्ययन के बारे में था, तो अचेतन मन के अध्ययन के बारे में था, इसलिए इसने शिक्षा के अंदर कोई ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूट नहीं किया, ठीक है। और मनोविश्लेषणवाद का मुख्य केंद्र जो है ना, वो अचेतन है। यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा बनता है यहां से। एक तो विधि याद रखेगा, इसके प्रवर्तक याद रखेगा, जनक याद रखेगा, एंड आपको याद रखना है इसकी विधि, ठीक है। इसके अलावा अपन बात करें, फ्रायड ने अचेतन मानसिक क्रियाओं को,
जो अचेतन मानसिक क्रियाएं होती हैं 90% जो पर्दे के पीछे होती हैं उनके बारे में बात कर रहा है ये। जो 90% बर्फ का भाग डूबा हुआ है ना उसके बारे में ज्यादा विशेष बल दिया है इसने, ठीक है ना। तो अचेतन को याद रखिएगा आप लोग, अनकॉन्शियस मेंटल प्रोसेस, ठीक। तो फ्राइड का मानना था कि द्वंद्व होते हैं ना, कॉन्फ्लिक्ट्स, और जो मानसिक विचार होते हैं, जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, जैसे असामान्य व्यवहारों के मुख्य कारण अचेतन में छिपे रहते हैं। अब ये जो मैंने आपको बताई आपराधिक प्रवृत्तियां, मानसिक विकृतियां, है ना, और जो असामयिक जो काम इच्छाएं होती हैं, काम वासनाएं होती हैं वो वाली, तो ये सब क्या होती हैं आपके अचेतन मन के अंदर होती हैं सारी की सारी, ठीक है भैया। चलो अब अपन कुछ सिद्धांतों को भी देखेंगे, मनोविश्लेषणवाद के कुछ इंपॉर्टेंट सिद्धांत हैं। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीजें लिखवा रहा हूं, आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा ये, ठीक है। तो हम देखेंगे यहाँ पे फ्राइड के प्रमुख सिद्धांत, फ्राइड के प्रमुख जो सिद्धांत है ना उनके बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो नंबर 1 पे हम करेंगे फ्राइड का चेतना का विभाजन, फ्राइड का चेतना का विभाजन, राइट, यानी कि लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस। आराम से लिख लीजिए आप, कोई जल्दबाजी नहीं है। तो फ्राइड ने, जैसा कि आपने देखा, 3 स्तर माने हैं। फ्राइड ने चेतना के 3 स्तर माने हैं। नंबर से आपको सिद्धांत लिखना है, ये बात आपको ध्यान रखना है। नंबर 1 पे हम लिखेंगे चेतन, बड़ा बढ़िया से समझाऊंगा, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। कॉन्शियसनेस, मान लीजिए मेरे सामने आप बैठे हो, मुकेश नाम से हो आप, ठीक है। मेरे को आपको गाली देनी है गंदी गंदी, ठीक है भाई। अगर मेरे को गालियां देना है तो मैं कोशिश करूंगा कि आप जब ना हो मेरे सामने तब मैं आपको गालियां दूं, नहीं तो तुम भी दोगे, माँ तो फोड़ दो मेरे। भाई आप ऐसे समझो, सामने से बस आ रही है और मैं ट्रक चला रहा हूं, तो आप क्या करोगे, उसको साइड में से लेके जाओगे ना बचाने के लिए, या फिर आप एक काम ये करोगे कि डायरेक्ट जाकर के ट्रक को बस के अंदर ठोक दोगे, हाँ। या फिर यूं समझिए जैसे मेरे ऊपर फैन चल रहा है, ठीक है, छत पे फैन चल रहा है, तो मैं अपना हाथ जब उठाऊंगा, है ना, मरोड़ो वरोड़ो ले भाई बात हो जाए ना, मरोड़ो लिहाज आप जाना, कई बार हाथ लग जाए ना पंखा के, तो मैं अपना हाथ उठाऊंगा तो फैन को बचा के ही तो उठाऊंगा ना, ऐसे थोड़ी ना उठा दूंगा। तो ये वाली बात है। तो वर्तमान में हमें जो कुछ भी मालूम है ना, तो वही तो सब हमारा क्या है, चेतन। भाई अपने पापा का नाम बताओ, अपने पापा का नाम ये है, माता का नाम ये है, मामा का नाम ये है, आप कहाँ तक पढ़े हो, यहाँ तक पढ़े हो, आप क्या तैयारी करे हो, ये तैयारी करे हो, भाई जो आपको मालूम है वही तो चेतन है ना। तो फिर से देख लो एक बार, वर्तमान में वो सब जानकारी जो हमारे संज्ञान में मौजूद है, ठीक है, तो वही हमारा क्या है, चेतन है। तो अब आप समझ गए होंगे चेतन क्या होता है। तो लिखिए, वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है, जैसे हमारा नाम। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई आदमी आपसे पूछे कि भाई आपका नाम क्या है, तो आप ऐसे थोड़ी बोलोगे कि यार भूल गया मैं तो, मेरे तो माँ तो खराब से भूल गो, मैं तो मेरा पापा को नाम भूल गो, मम्मी को नाम भूल गो, मैं तो मेरो ही नाम भूल गो, मेरो ही गुण पतो मैं तो कौन छूँ, हाँ, ऐसे थोड़ी बोलोगे। नाम तो आपको हमेशा आपका याद रहता है, तो ये चेतन है आपका, आया ना समझ में। जब आप नाम नहीं बता पाओगे तब वो आपका चेतन होने वाला है। हाँ भाई मेरा नाम याद है, मुझे याद है, भाई कोई अपना नाम थोड़ी भूलता है, तो नाम तो याद रहता ही है, तो वो चेतन है। भाई किसी दूसरे का नाम आप भूल सकते हो लेकिन खुद का नाम कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। जो भी याद है वो सब आपका चेतन है, कॉन्शियसनेस है आपका। तो अब अपना दूसरे नंबर पर आता है, आराम से लिख लीजिए, अर्धचेतन। अर्धचेतन बहुत तगड़ा कॉन्सेप्ट है ये, अगर आप इसको समझ जाओगे तो 2-3 प्रश्न बहुत इजीली आप सही कर दोगे। अर्धचेतन को कई लोग अवचेतन के नाम से भी जानते हैं। तो फ्राइड का चेतना का विभाजन हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने चेतन पढ़ा और यहाँ पे देखा चेतन के अंदर वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है, जैसे हमारा नाम, हमारे पापा का नाम, हमारी माँ का नाम, ठीक है, हमारे बच्चों का नाम, वो सब जो हमें याद है वो हमारा चेतन है। चलिए
जैसे देखो, कई बार आपने देखा होगा आप चाबी कहीं पे रख करके भूल जाते हो, जैसे आपकी बाइक है वो आप रख करके भूल जाते हो। कई बार आप कोई खाने पीने की चीज़ रख करके भूल जाते हो। कई बार आप अपने कपड़े भूल जाते हो। तो आपने पूरी ताकत लगा करके उसको 8-10 घंटे भूले और वो आपको याद नहीं आया, और फिर अचानक से आपको कोई चीज़ याद आ जाती है ना कि यार वहाँ पे रखी हुई है, तो फिर वो दिमाग खराब हो जाता है। तो ऐसी जो जानकारी होती है ना, वो कुछ समय के लिए हमारे चेतन से बाहर हो जाती है, लेकिन दिमाग पर जोर डालने से वो चेतन के अंदर वापस लाई जा सकती है। वो आपकी क्या होती है भैया? अर्धचेतन होती है। समझ गए ना बात को? तो वो अर्धचेतन कहलाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा शादी विवाह के अंदर कोई आदमी मिलता है तो ऐसा नहीं होता, और यार मैंने आपको कहीं ना कहीं देखा हुआ है लेकिन याद नहीं आ रहा है सीन क्या है। हाँ, लेकिन आपको देखा है, आपने उसको सही में देखा है, लेकिन पता नहीं आ रहा है आपको कि वो कौन है। हाँ, अरे यार हाँ, मुकेश की शादी में देखा था तुम्हारे को, अरे वाह वाह याद आ गया भाई साहब, वही हो ना आप? हाँ वही हो, बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसी जानकारी हमारे चेतन से बाहर हो गई थी कुछ समय के लिए, जो कि जोर डालने पर वो वापस आ गई है, तो वो हमारी क्या हो जाएगी? अर्धचेतन हो जाएगी। यू नो, आ गया ना अब समझ में सब कुछ? तो अर्धचेतन से मतलब समझ गए हम, ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई थी, सॉरी, लेकिन प्रयास करने पर वापस लाई जा सकती है, अर्ध चेतन कहलाएगी। जैसे किसी दोस्त का भूला हुआ नाम याद आना। ये सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं वो आप याद रखना, ठीक है। तो अब आएगा सबसे खतरनाक, तीसरे नंबर पर, अचेतन। ये सबसे खतरनाक, क्योंकि इनका पूरा जो फोकस था ना वो इसके ऊपर ही था, अनकॉन्शियस। तो इसके ऊपर अपन बात करते हैं, अचेतन। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। तो आप एक लाइन में पूछो कि मान सर अचेतन क्या होता है? तो मैं क्या कहूंगा, जो अर्धचेतन का हिस्सा नहीं है, जो चेतन का हिस्सा नहीं है, वो आपका अचेतन हो जाएगा। एक एग्जाम्पल सुनो, जैसे आप ले लीजिए, सपने से ले लेते हैं अपन, ठीक है। जैसे हमारे को सपने आते हैं तो हम लोग क्या सोचते हैं? हम लोग ये सोचते हैं ना कि हमने दिन भर में कुछ देखा, सुना, जाना, है ना, तो वही चीज़ें हमारे सपनों के अंदर घूमती रहती हैं, ठीक है। जो हमारी चीज़ें पूरी नहीं हो पाती है ना, वो हम सपनों में पूरी कर लेते हैं, राइट। लेकिन इसका एक और एंगल है, आपने सपनों के अंदर कई बार ऐसे इंसानों को भी देखा है जिनको आपने पहले कभी नहीं देखा। बताओ हुआ है कि नहीं हुआ ऐसा? बिल्कुल सर हुआ है। कई सारे लोग ऐसे आ जाते हैं हमारे दिमाग के अंदर भाई, जैसे सिटी के अंदर हमारे को लोग दिखते हैं ना अलग अलग, तो वैसे हमारे सपने के अंदर भी चलते हैं। वो कहाँ से आ जाते हैं? तो वो सारी इमेजेज बन जाती हैं आपके दिमाग के अंदर, आपके अचेतन मन के अंदर, ठीक है। तो ये है बात। और हम सोचते हैं यार ये क्या हुआ, ये कौन थे आज जो अपने सपने के अंदर आए थे? कोई किसी की कई बार लड़की आ जाती है तो वो उसके सपने देखने लग जाता है, फिर दिन में यार वो लड़की कहाँ मिलेगी। कई बार फिल्म नहीं देखते हो ऐसे आप, सपने में आ गई एक लड़की और बस वो फिर उसको मिल गई, फिर उसने कहने लगा वो तुम तो मेरे सपने में ही आए थे। ऐसा होता है ना, कहानियों में होता है लेकिन ऐसा। तो ये आपका अचेतन है, ये आपके अचेतन की पैदाइश है, समझ जाओ आप। उसका चेतन में कोई नामो निशान नहीं है। आप सपने के अंदर कोई आपको मारने के लिए भाग रहा है, कई बार ऐसे सपने आते हैं ना हमारे को, और फिर आप देवता कन बाबा जाकन जाओ बाबा जी महाराज मन तो कोई दाब ले जाए मेरा तो पगी को उठी, है ना, मेरे तो पैर ही नहीं उठते ये भ्रम मैं आपका निकाल देता हूँ आज। ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बाबा जी वाली कोई बात नहीं होती है। उसके लिए आपको बाबा जी के पास में जाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, तो ये बात है, ये सब भ्रम है हमारे, ये अचेतन का खेल है सारा। ये सबके साथ में होता है, आपके साथ में नहीं होता। आप सोचते होंगे यार उसके साथ में तो नहीं होता ऐसा, कोई दाबले से मेरा तो पक्की गुन उठी, खबड़ो भाग रही हो जाए, हैं चालियो गुंजारे हो, भाग्यो ही गुंजारे हो, पग भरगा मेरा तो, ये बातें होती है ना। ये सारे अचेतन मन के खेल होते हैं। पर आप भागोगे कभी? जब आप होश में होगे तभी तो भागोगे ना। तो आप खर्राटे मार रहे हो और अचेतन में हो, तो अचेतन में हो तो कैसे भाग पाओगे, है ना। तो वो उस वजह से आप भाग नहीं पाते हैं, और आपका दिमाग उसके लिए आपको सचेत कर रहा होता है कि आप नहीं भाग रहे हो। देखो अचेतन जो होता है ना, अचेतन मन, ये कायर होता है, ये असुरक्षित होता है ये, ठीक है। ये अनसेफ महसूस करता है खुद को। आप कहेंगे सर कैसे? एग्जाम आ रही है आपकी, मान लीजिए आपकी टीचिंग एग्जाम है, लगने वाली है, तो एग्जाम से पहले
पहली रात, 1-2 रात पहले, 5-7 रात पहले, कभी भी ये हो सकता है आपके साथ में। क्या हो सकता है, सोचो, आपने कई बार सोचा होगा, दिमाग में आपके सपने में आया होगा, अर्धचेतन जब आप अचेतन में थे, आप सो रहे थे, आप खर्राटे मार रहे थे, तब आपके दिमाग में आया होगा, आपके सपने में आया होगा, यार मैं तो टॉप कर गया, वाओ मैं टॉप कर गया, मैंने तो स्वामणी कर दी, मैंने रैंक 1 लाई है, सबको पीछे कर दिया, सबको बीट कर दिया, मैं टॉप कर गया, मैं टॉप 10 के अंदर आ गया, मैं पास हो गया, मैं टीचर बन गया, मैं टीचर बन गई, है ना। ऐसे सपने आते हैं ना। तो ये सब क्या है, ये अपने आप को अनसेफ फील करता है। अचेतन मन जो है अपने आप को अनसेफ फील करता है, कायर मानता है, असुरक्षित मानता है। इसलिए ये अपने भ्रम को दूर करने के लिए ये अचेतन जो है ना, ये अपनी जो इच्छाएं हैं उनको सपने में पूरी कर लेता है। तो ऐसा अनजाना जो डर होता है ना, यही होता है आपका अचेतन। चलो और 1-2 डायलॉग मारता हूं मैं, है ना। ये डायलॉग ही हैं, हमारी रियल लाइफ से कनेक्टेड डायलॉग हैं। जैसे आपने सोचो, कई बार आपने ये नहीं कहा या फिर किसी से ये नहीं सुना कि यार आज मेरे घबराहट हो रही है, घबराहट हो रही है, पता नहीं क्यों हो रही है घबराहट आज मेरे को आज डर लग रहा है, पता नहीं क्यों डर लग रहा है मेरे को, सर मेरे को आज डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, पता नहीं आज कुछ गलत होने वाला है। ऐसा नहीं कहते हैं आप लोग, है ना, ऐसा होता है ना। तो वो सब क्या है, वो सब अचेतन है, अचेतन मन के खेल हैं, वो हमारे अंदर से आ रही हैं चीजें। ये ऐसे जो अनजाने डर होते हैं, अनजाने खतरे होते हैं, अनसेफ फील होता है ना, ये सब क्या है ना, सब अचेतन मन के खेल हैं। ये कोई आएगा हमें काट जाएगा, मार जाएगा, है ना, कोई आएगा चोरी कर ले जाएगा हमारे, ये सब अचेतन मन के काम हैं। अब समझ में आ गया होगा इतने सारे एग्जाम्पल देने के लिए। तो इसका कारण चेतन में मौजूद नहीं होता, वो अचेतन होता है सारा का सारा, ठीक है। तो ये सारा कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आप लिखिए, लिखना क्या है अपने को, ऐसा अनजाना डर या खतरा, या तो फिर हम बोले असुरक्षा की भावना जिसका कारण चेतन मन में कहीं भी मौजूद नहीं है, ठीक है। जिसका कारण चेतन मन में कहीं भी मौजूद नहीं है, क्या कहलाता है, अचेतन कहलाता है, ठीक है ना। तो ये आपका अचेतन हो गया। चलो एक बार हम इनको समझ लेते हैं वापस से, समझना क्या है, एक बार हम इनको वापस से रीड कर लेते हैं। फ्राइड के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में हमने बात करी। पहला क्या है, फ्राइड का चेतना का विभाजन। फ्राइड का चेतना का विभाजन जो हुआ, पहला ही है ये सिद्धांत, पढ़ रहे हैं अपन। तो फ्राइड ने चेतना के 3 स्तर माने हैं। एक तो चेतन, वर्तमान में हमारे संज्ञान के अंदर जो मौजूद होता है, प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है। जैसा कि हमारा नाम, हमारे पिता का नाम, हमारी माता का नाम, जो भी चीज़ हमें जानकारी में होती है, ठीक है, हमें खाना खाना है, सुबह जाना है, नहाना है, धोना है, सब चीज़ें जो हम जानते हैं ना, वो चेतन होता है। बात करें अर्धचेतन की, तो ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई हो, लेकिन हमारा प्रयास करने पर वो वापस लाई जा सकती है, तो वो अर्धचेतन कहलाती है, ठीक है ना। क्या कहलाती है, अर्धचेतन कहलाती है। जैसे किसी दोस्त का नाम भूल गए अपन, अचानक से याद आ गया, सारे एग्जाम्पल जो भी मैंने आपको दिए वो सारे इसमें फिट हो जाएंगे। उसके बाद में अचेतन, ऐसा अनजाना डर या खतरा या असुरक्षा की भावना जिसका कारण चेतन मन में कहीं पर भी मौजूद नहीं होता है, वो क्या कहलाता है, आपका अचेतन मन कहलाता है। सारे एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसके भी बता दिए हैं। तो इसमें समझाने का काम यहीं तक, फिर अभी आगे हम नेक्स्ट जो सिद्धांत है उनको फिर समझेंगे। एक बार मैं आपको थोड़ा सा रिवीजन और करवा देता हूँ, कुछ और जो संप्रदाय है ना उनका, फिर इनको हम समझने का काम आगे करेंगे। एक बार इनको आप क्विक आंखों के नीचे से आप निकाल लीजिए थोड़ा सा, तो सही रहेगा थोड़ा याद करने में संप्रदायों को, है ना। तो ये तो अपन ने सब पढ़ ही लिया है। व्यवहारवाद हो गया अपना, वो अभी आगे अपन और देख लेंगे अच्छे से। गेस्टाल्टवाद देखिए, गेस्टाल्टवाद को हम समग्रवाद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। गेस्टाल्ट एक जर्मन शब्द है दोस्तों, जर्मन लैंग्वेज का शब्द है ये, जिसका मतलब होता है व्यवस्थित क्रम या व्यवस्थित समग्र, या फिर आप कह सकते हो पूर्णांक। ये आपको लिखा हुआ मिलेगा यहाँ पर, ठीक है। गेस्टाल्ट एक क्या है, जर्मन शब्द है, और इसका मतलब क्या होता है, पूर्णांक या व्यवस्थित समग्र। चलो गेस्टाल्टवाद की शुरुआत कब हुई, 1912 के अंदर, 1912 में गेस्टाल्टवाद की शुरुआत होती है। इसके अन्य नाम है संज्ञानवाद, पूर्णतावाद, पूर्ण कारकवाद और संपूर्णतावाद। बात अगर इन शब्दों का अर्थ निकाला जाए तो केवल एक ही अर्थ निकलता है इनका, संज्ञान को लेकर के, पूर्णता को लेकर के, पूर्ण को लेकर के, संपूर्णता को लेकर के। अगर हम विधि की बात करें तो अंतर्दर्शन निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया है इस संप्रदाय के अंदर, और इसके जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है मैक्स वर्दीमर, कोहलर, कोफका और लेविन, कुर्ट लेविन, ठीक है। ये हो गया, इनको हम अच्छे से और समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल दे के मैंने ये समझाया है, वैसे ही आपको ये भी समझाऊंगा, बस अभी आप थोड़ा सा इनको देख लीजिए। इस संप्रदाय की स्थापना मैक्स वर्दीमर ने की थी, जर्मन मनोवैज्ञानिक थे। तो आपको अगर पूछ ले
कि गेस्टाल्टवाद की जो संप्रदाय है इसकी स्थापना किसके द्वारा करी गई, तो मैक्स वर्दीमर के द्वारा करी गई। व्यवस्थित पाठ्यक्रम, शिक्षा उद्देश्य, अभिप्रेरणा के ऊपर बल गेस्टाल्टवादियों की ही देन है, जो कि 1912 से ये काम कर रहे थे। ठीक है, तो अगर आपको पूछे शिक्षा उद्देश्य, अभिप्रेरणा के ऊपर बल किसने दिया, गेस्टाल्टवादियों ने दिया। पाठ्यक्रम निर्माण की काम के ऊपर किसने बल दिया कि भाई पाठ्यक्रम का निर्माण करके बच्चों को पढ़ाना चाहिए, तो ये वहीं से आया, गेस्टाल्टवादियों की देन है ये, जो आज भी अपन पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग ही पढ़ते हैं चीजें, तो ये सब गेस्टाल्टवादियों की ही देन है। इसके अलावा मैक्स वर्दीमर, कुर्ट कोम्पा, वोल्फगैंग कोहलर और कर्ट लेविन, ये गेस्टाल्टवादी प्रमुख मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं ये सारे। ठीक है, तो इसमें देखो क्या ज़्यादा आ रहे हैं, देखो कुर्ट कोम्पा, ठीक है, कोहलर, कर्ट लेविन, तो के तीन तो के ही हैं गेस्टाल्टवादियों के अंदर। ठीक है, और एक मैक्स है, एक बोल है, मैक्स कंपनी की बोल है, और 3 के याद कर लो आप, गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिक आपको याद हो जाएंगे। चलो आगे देखते हैं। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र इसी संप्रदाय की देन है। पूर्ण से अंश की ओर, ये हम समझेंगे ना, तब मैं आपको क्लियर करूंगा इसको अच्छे तरीके से एग्जांपल दे करके। और इस संप्रदाय में सर्वाधिक जो बल है ना वो बुद्धि के ऊपर दिया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि गेस्टाल्टवाद में सर्वाधिक बल किसके ऊपर दिया गया, तो वो है आपकी बुद्धि, आपकी मेमोरी के ऊपर दिया गया। ठीक है ना, चलो आगे अगर अपन देखें तो ये संप्रदाय चेतना और व्यवहार पर आधारित मनोविज्ञान का प्रथम संप्रदाय है। चेतना पर और व्यवहार के ऊपर आधारित मनोविज्ञान का पहला संप्रदाय है। अभिप्रेरणा, पाठ्यक्रम निर्माता, शिक्षा उद्देश्यों पर जोर देना मुख्य रूप से गेस्टाल्टवाद की ही देन है। ठीक है ना, ये सारा हो गया आपका। और प्रत्यक्षीकरण तथा अनुभवों के संगठन पर जोर भी देता है। ये गेस्टाल्टवाद जो है प्रत्यक्षीकरण और अनुभवों का जो संगठन है उसके ऊपर भी क्या करता है भैया, आपका जोर देता है। चलो ये हो गया गेस्टाल्टवाद। मनोविश्लेषणवाद को अपन ने कंप्लीट कर ही लिया है, इसका आपने देखा। एक अपन देखते हैं मानवतावाद संप्रदाय, इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ह्यूमनिज्म में। ठीक है, तो इसके प्रतिपादक कौन है, अब्राहम मैस्लो। मानवतावाद, मैं से मानव और मैं से मैस्लो, अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे ये। ठीक है, प्रतिपादन किसने किया मानवतावाद का, मैस्लो ने किया। इसके अन्य नाम क्या है मानवतावाद संप्रदाय के, आवश्यकतावाद, ठीक है, मांगवाद और आशावाद। भाई मानवतावाद नाम कैसे दिया गया, एक तो आशा कौन रखता है, मानव ही रखता है। या फिर यूं समझ लीजिए आशा किसका नाम होता है, मनुष्य का नाम होता है। कोई भी लड़की है, कोई औरत है, उसका नाम आशा होता है ना, तो वो क्या होती है, मनुष्य होती है। तो मानवतावाद से कनेक्ट कर दो इसको। मांगता कौन है, मांग करके कौन खाता है, मनुष्य ही खाता है ना, मांग करके। ठीक है, यस, तो बोलता कौन है, मांगता कौन है, मनुष्य खाता है। आवश्यकता किसको है, आवश्यकता तो वैसे सभी को है खाने पीने की, तो लेकिन ज़्यादा आवश्यकताएं किसको हैं, ऐश में रहनी, एसी लगाना, अच्छे अच्छे मकान बनाना, अच्छे अच्छे महल बनाना, होटल में रहना, नहाना, बढ़िया बढ़िया तरीके से ऐश करना, ठीक है, गाड़ी लाना बड़ी वाली है। तो आवश्यकता किसको है, मानव को है। तो इन तीनों चीज़ों को ऐसे मैंने कनेक्ट कर दिया है याद करने के लिए, आपकी सुविधा के लिए, तो आप इनको ऐसे याद रखिएगा। अगर हम बात करें इसके मुख्य प्रकरण की, भाई इन्होंने किस चीज़ के ऊपर काम किया, किस चीज़ के ऊपर अध्ययन किया, किस चीज़ के ऊपर जोर दिया, तो इन्होंने जो जोर दिया है ना वो दिया है मानव की आवश्यकताओं और आत्मानुभूतियों के ऊपर। मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं, इसीलिए तो इसको आवश्यकतावाद कहा गया। और जो आत्मानुभूतियां हैं, मतलब अंदर से जो अनुभूति करते हैं अपन कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, है ना, ये सब चीजें, इनके ऊपर बल दिया। ठीक है, फिर एक आता है प्रेरकीय संप्रदाय, मोटिवेशनलिज्म। ठीक है, कौन सा, प्रेरकीय संप्रदाय। तो इसका प्रतिपादन है विलियम मैकडूगल। कौन है, मैकडूगल इसका प्रतिपादक है। इसका मुख्य प्रकरण है कि इस संप्रदाय में 14 मूल प्रवृत्तियों और क्रिया के ऊपर बल दिया गया है। इसके ऊपर दिया गया है 14 मूल प्रवृत्तियों और क्रिया के ऊपर बल दिया गया है। इसके अलावा हम बात करें साहचर्यवाद की, तो साहचर्यवाद जो संप्रदाय है ना, एसोसिएटिविज्म, ठीक है, तो इसका प्रतिपादक है आपका जॉन लॉक। और इसका मुख्य प्रकरण है साहचर्यवाद संप्रदाय के अंदर अनुभव के ऊपर इन्होंने ज्यादा बल दिया है कि हम कैसे अनुभव करते हैं और अनुभव में हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, तो अनुभव सही गलत कई तरह के होते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका साहचर्यवाद संप्रदाय। तो ये संप्रदाय जो हैं अभी 3-4, इनको हम नेक्स्ट क्लास के अंदर अच्छी तरीके से समझेंगे। और बाकी मैंने आपको यहाँ पर आज जो कंप्लीट करवाया है बहुत अच्छे से, मनोविश्लेषणवाद को अपन ने आज कंप्लीट किया है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। गेस्टाल्टवाद हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया, इन सारों को ही पढ़ लिया वैसे तो, लेकिन अब आगे हम है ना पढ़ेंगे अच्छे से। नेक्स्ट क्लास में हम इनको पूरा करने की कोशिश करेंगे इन संप्रदायों को। व्यवहारवाद जो है इसका प्रारंभ 1913 में हुआ। अन्य नाम अनुभूतिवाद संप्रदाय भी कहते हैं इसको। इसका मुख्य प्रकरण व्यवहार या पशु का व्यवहार या फिर मानव का व्यवहार, ये सब है। विधि की हम बात करें तो निरीक्षण विधि का प्रयोग किया गया और प्रवर्तक वाटसन और पावलोव, समर्थक है थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और टोलमैन। इसके अलावा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन मनोवैज्ञानिकों के एक समूह ने मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में स्वीकारा था। ये हमने देख लिया था, कल बात कर ली थी इसके बारे में। मूल व्यवहारवादी बीएफ स्किनर को माना जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि मूल व्यवहारवादी किसे माना जाता है तो बीएफ स्किनर को माना जाता है। और मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा व्यवहारवाद संप्रदाय ने दिलाया है। ठीक है ना भाई, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बताइए मनोविज्ञान को विज्ञान का दर्जा किसके द्वारा दिलाया गया, तो व्यवहारवाद संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है वो, व्यवहारवाद संप्रदाय। देखो विलियम मैकडूगल ने 1905 के अंदर एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी।
याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी। तो इसमें सबसे पहले व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था दोस्तों, राइट ना। व्यवहार शब्द का प्रयोग किसमें किया, इसी के अंदर व्यवहार शब्द का प्रयोग किया गया, ठीक है। व्यवहारवाद संप्रदाय का प्रतिपादन जो है 1913 के अंदर जेबी वाटसन ने जॉन हॉपकिंस विश्वविद्यालय के अंदर किया था, और वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपन अनुक्रिया को जन्म दिया, यानी कि स्टिमुलस रेस्पॉन्स को जन्म दिया था। इनको हम और देख लेंगे, आगे आएंगे तब ये मतलब ये जो थ्योरीज आएंगे ना उस टाइम इनको पढ़ेंगे अपन, प्रयोग वगैरह आ रही है तो व्यवहारवाद वगैरह आ जाएगा आगे। वॉटसन के द्वारा लिखी गई पुस्तकों के बारे में हम देखें तो देखिए, मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा है। मनोविज्ञान क्या है, व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा है। 1914 ईस्वी व्यवहार शब्द की सर्वप्रथम व्याख्या करी गई इसके अंदर, ठीक है। एक तो क्या है, पुस्तक का नाम क्या है, मनोविज्ञान व्यवहार की तुलनात्मक अवधारणा। इसके अलावा मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ये 1919 के अंदर लिखी गई वाटसन के द्वारा। और एक पुस्तक लिखी गई व्यवहारवाद, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी मानी जाती है, ये 1925 में लिखी गई, पब्लिश हुई, और संपूर्ण व्यवहार के अध्ययन की यहाँ पर बात करी गई है। किसमें, व्यवहारवाद नामक पुस्तक में। 3 पुस्तकों के नाम याद रखना, एक का तो नाम व्यवहारवाद तो वैसे याद रह जाएगा, व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे इसलिए। इसके अलावा तीनों में पुस्तकों में व्यवहार शब्द आ रहा है, तो इसलिए आप व्यवहार शब्द को कैच करके आप इनको याद कर सकते हो भाई। मनोविज्ञान व्यवहार की एक तुलनात्मक अवधारणा और मनोविज्ञान व्यवहार का एक दृष्टिकोण, ठीक है, एंगल, राइट। तो चलो ये सब हो गया आपका व्यवहारवाद, और ये अपन ने कल पढ़ लिया था, प्रकार्यवाद पढ़ लिया था। इसके अलावा अपन ने पहला आपका संरचनावाद पढ़ लिया था। इसके अलावा मनोविज्ञान की परिभाषाएं देख ली थी। ये जो नोट्स है ना आप लोगों को कहाँ मिलेंगे, मैंने आपको बता रखा है, प्ले स्टोर से आपको मान एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना है, MAAN मान एजुकेशन, ये वाला लोगो आप देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल जैसे आप कर लेंगे। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, जय हिंद।